अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम जाहिद महमूद, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर जो था उसको स्टार्ट किया हुआ था। आज हम लोग उसका जो आर्टिकल 2 है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कल हमने मोज़ले लॉ को डिस्कस किया था लास्ट पे। उसको मैं दोबारा थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर है मेरे पास मोज़ले लॉ। इस लॉ को 1913 में प्रेजेंट किया गया। इट वाज प्रेजेंटेड इन 1913। अब इस्लाम में था क्या? मोज़ले जो था इसने क्या किया, इसने कैथोड रेस की बम्बार्डमेंट करवाई डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर। कैसे? ये अगर आप लोगों के पास कैथोड रेज हैं, दीज आर कैथोड रेस। उसने क्या किया, इन कैथोड रेस को बम्बार्ड करवाया। बम्बार्डेड का वर्ड आपकी बुक के ऊपर उसने बम्बार्डेड का वर्ड यूज किया हुआ है। उसने क्या किया, ये डिफरेंट एलिमेंट्स है, बार बार वो एलिमेंट्स को चेंज करता गया। यहाँ पर ये डिफरेंट एलिमेंट्स है और एक खसूसियत इनकी क्या थी कि ये जो एलिमेंट्स थे दे हैव हायर एटॉमिक मास। इनका एटॉमिक मास क्या है? हायर है। क्योंकि छोटी क्लासेस में नाइन्थ में आप लोग ये पढ़ के आए हो कि कैथोड रेज जो होती हैं हमारे पास, तो उनको हम लोग एक्सरेज भी बोलते हैं। एक्सरेज हम कब बोलते हैं? जब ये कैथोड रेज हायर एटॉमिक मास वाले एनोड के ऊपर जाकर स्ट्राइक करती हैं तो वो क्या प्रोड्यूस कर देती हैं? एक्सरेज प्रोड्यूस कर देती है। तो मोज़ले लॉ बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज को डिस्कस करेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। ये जो कैथोड रेज थी, ये कैथोड रेज यहाँ से ये ट्रेवल कर रही है। जैसे ही उसने क्या किया, इन कैथोड रेज को स्ट्राइक करवाया यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स रखते हुए। वो एलिमेंट्स कौन से थे? जिनका हायर एटॉमिक मास था। जैसे ही उसने इसके ऊपर स्ट्राइक करवाया, यहाँ से कुछ रेज जो थी एमिट होना शुरू हो गई। उसने इन रेज को नाम दे दिया एक्स रेज का। ये रेज को क्या नाम दिया? एक्स रेज का। अब उसने कहा ये जो एक्स रेज है इनकी करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है, एक मखसूस फ्रीक्वेंसी है। ये जो एक्स रेज थी, दीज एक्स रेज हैव करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। इसी ऑब्जर्वेशन की बेस पर उसने अपने लॉ की एक स्टेटमेंट बना ली। उसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट जो है वो सारी की सारी इस केमिकल इक्वेशन के अंदर लाई करेगी। ये जो आप लोगों के पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, वो क्या है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जी। जी क्या है? इसको कल हमने जो हमारा पहला लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने जी को डिटेल में डिस्कस किया है। जी क्या है? दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एमिटिंग इट। कि जो एलिमेंट इन एक्सरे इसको बाहर निकाल रहा है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के। यहां से इसकी अगर मैं स्टेटमेंट की बात करता हूं तो स्टेटमेंट में यहां पर लिखूंगा द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एमिटिंग इट। जो एलिमेंट इसको एमिट कर रहा है। ये वाला जो रिलेशनशिप है ये हमारी जो नई टेक्स्ट बुक आई है उसके अंदर उसने इसी को एक्सप्लेन किया है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाऊंगा। इसकी और मैथमेटिकल फॉर्म्स बनती हैं, वो कौन सी है? उन मैथमेटिकल फॉर्म्स को अभी हम लोग यहाँ पर नीचे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग हमारा जो दूसरा आर्टिकल है, दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक इसका रिलेशनशिप ये भी बन सकता है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज है,
frequency of X-rays is directly proportional to the square of atomic number of element emitting it. ये आप लोगों के पास इसका दूसरा रिलेशनशिप बन जाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी होगी एक्सरेज की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एमिटिंग इट। अब यहां से आप लोगों ने अगर इसी से हम एक और रिलेशनशिप बनाए तो इसका एक और रिलेशनशिप क्या बनेगा, वो रिलेशनशिप है हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जी माइनस बी। ये इसका तीसरा रिलेशनशिप है। यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट्स है, ए को स्क्रीनिंग कांस्टेंट का नाम देते हैं। ये चूंकि हमारी बुक पे यहाँ पर उसने डिस्कस नहीं किया तो इसकी डीप डिटेल में जाने की ज़रूरत कोई नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ये आपके नॉलेज के लिए बताया है कि इस फॉर्म को हम लोग इन दो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने डिस्कस करना है हमारे पास जो सेकंड चैप्टर का दूसरा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसको हम लोग डिफ्लेक्शन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम भी दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो डिफ्लेक्शन का क्या हिसाब किताब है उसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब वैसे तो हमने कल बात की थी कि 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यही फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों हैं, तो इसकी रीजन ये है कि हमारे पास जितनी भी एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी डिपेंड किस पे करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है। उसके बाद अगर हम एटॉमिक मैसेज की बात करते हैं या फिर हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, वो सारे का सारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर या फिर सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं कि ये बुनियादी पार्टिकल हैं हमारे पास। अभी हमने इसको डिस्कस करना है। वो कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप लोगों के पास है जी बीम ऑफ पार्टिकल्स, बीम ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स कौन से हैं, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। यहाँ पर ये जो बीम ऑफ पार्टिकल है ये किन पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, ये इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है, प्रोटॉन पर मुश्तमिल है और न्यूट्रॉन के ऊपर मुश्तमिल है। अब वो कहते हैं कि अगर हम लोग इस बीम ऑफ पार्टिकल को यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ये अगर मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर दैट इज द नेगेटिव प्लेट और इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास जो है वो है जी पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव प्लेट है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव प्लेट। अब ये बीम ऑफ पार्टिकल आ रही है, बीम ऑफ पार्टिकल जब आएगी यहाँ पर तो होगा क्या, सबसे पहले ये जो बीम ऑफ पार्टिकल है इसमें से अगर न्यूट्रॉन की मैं बात करूंगा तो न्यूट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से मूव कर जाएगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल होने की वजह से ना तो पॉजिटिव प्लेट उसको इफेक्ट करेगी ना ही नेगेटिव प्लेट इसको इफेक्ट करेगी। ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पास है जी न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल पार्टिकल होता है, न्यूट्रल होने की वजह से ये क्या करेगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर हम साथ साथ ही इसके कंक्लूजन्स जो हैं उनको ऐड करना शुरू कर देते हैं कि कंक्लूजन्स हम लोग क्या निकाल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर मेरे पास आएगा वो हम लोग लिखते हैं जी न्यूट्रॉन्स बीइंग न्यूट्रल आर नॉट
deflected but move in a straight path perpendicular to the इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये क्या करेगा, ये स्ट्रेट मूव कर जाएगा, कोई किसी किस्म की यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं है तो इसका कोई किसी किस्म का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन, उसको भी अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जी प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन जो है वो यहाँ से इस तरह से मूव करेगा, इसके साथ साथ मूव करते करते नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएगा। नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करने की उसकी वजह क्या है? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेगा और नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इस अट्रैक्शन की वजह से ये क्या करेगा, ये अपवर्ड जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो दूसरा पॉइंट ऐड करेंगे, सेकंड पॉइंट हम लोगों ने क्या इसके अंदर ऐड करना है, जो मेरे पास यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में यहाँ पर ऐड करूंगा कि प्रोटॉन्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड, protons being positively charged are deflected towards the negative plate of electric field। ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेगेटिव प्लेट है उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है, नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से इस तरह से मूव करेगा डाउनवर्ड। इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा और ये डिफ्लेक्ट किधर होगा, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ। क्यों? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो नेगेटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी और पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी। इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर मैं तीसरा कंक्लूजन जो है वो ये निकालूंगा, इलेक्ट्रॉन्स being negatively charged are deflected towards the positive plate of इलेक्ट्रिक फील्ड। कि ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप लोग इसको चेक करो, चेक करते हैं हम लोग इसको कि प्रोटॉन की डिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पर कम है, इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन जो है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा है। इसकी रीजन क्या है, वो कहते हैं भाई ये जो मेजरमेंट है डिफ्लेक्शन की जो मेजरमेंट है, इसको हम लोग दो वेज के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। ये दो वेज कौन से हैं, ये दो वेज हैं हमारे पास, नंबर वन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, नंबर टू रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन। अब रेडियस क्यों आ रहा है, हमने यहाँ पर रेडियस की बात इसलिए करनी है क्योंकि हम लोगों ने ये इमेजिन करना है कि डिफ्लेक्शन के बाद ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर गया है, और जो चीज सर्कुलर पाथ में मूव करती है उसका यहाँ पर कर्वेचर क्रिएट होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग नाम दे देते हैं। उसी की बेस पे अभी हम लोग जो दूसरा है हमारे पास जो दो फैक्टर्स हैं उनको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ये जो प्रोटॉन डिफ्लेक्ट किया है या इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट किया है जिसका हमने अभी जिक्र किया है कि इसके दो वेज हैं, उसी को हमने मेजर करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन।
अब इसके दो वेज है, वो कहता है कि यहाँ पर दो वेज कौन कौन से हैं, इन दोनों वेज को अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन that depends upon the magnitude of charge to mass ratio. Angle of deflection depends upon the charge to mass ratio. इसी तरह जो दूसरा है वो है हमारे पास radius of deflection that depends upon the mass to charge ratio. अब हम लोगों ने जैसे पहले बात की है, हम लोग कहते हैं जी कि ये दोनों चीज़ें हम लोग डिस्कस तब करेंगे जब हम लोग ये इमेजिन करें कि डिफ्लेक्शन के बाद ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना शुरू कर दे। अब जब सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो इसलिए वो कहता है कि जो फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन को और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को, इनका आपस में क्या रिलेशन हो जाएगा, ये इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। इसी की उसने एक लाइन भी हमारी बुक पे लिखी हुई है कि रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन, इसको जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं वो रेसिप्रोकल हैं इसके एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के। जो फैक्टर्स एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं उनके रेसिप्रोकल हैं। अगर आप सिंपली देखो तो यहाँ पर एक सिंपल सा इन दोनों से आप जनरलाइज रिलेशन निकाल सकते हो। वो रिलेशन क्या है, आप लोग लिख सकते हो जी, angle of deflection that is inversely proportional to the radius of deflection. ये एक सिंप्लीफाइड उसने रिलेशनशिप आपकी बुक पे जस्टिफाई किया है एक लाइन में, जो रेसिप्रोकल वाली लाइन है उसको आप इस तरह से डिस्कस कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बात उसने जो डिस्कस करनी है आप लोगों के पास, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये जो मैं कह रहा था एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन में अगर हम लोग देखें तो चार्ज जो है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड मैस के। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन में चार्ज हम अगर देखें प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का चार्ज जो है उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है। हम लोगों ने क्या करना होता है, इसके सिर्फ और सिर्फ साइंस इन्वर्स करते हैं, ये पॉजिटिव में आता है ये नेगेटिव में, लेकिन ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, दोनों की सेम है। इसका मतलब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो चार्ज पे तो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। सेकेंडली जो बात है वो क्या है, वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ने अब डिपेंड किस पे करना है, मैस के ऊपर। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, मैस के ऊपर। अब अगर हम लोग देखें तो प्रोटॉन का मैस जो है वो इलेक्ट्रॉन के मैस से 1836 गुना ज्यादा है। ये हम लोगों ने बात मैट्रिक में भी पढ़ी हुई है कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए रिलेशनशिप क्या बनेगा यहाँ पर, रिलेशनशिप यहाँ पर इनवर्स बन जाएगा कि अगर जिसका मैस ज्यादा है उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा। अब हमने बात क्या की है, हमने बोला है कि प्रोटॉन जो है उसका मैस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। अब इसका मैस ज्यादा है इसलिए इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कम है। दूसरी साइड पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लाइटर है 1836 टाइम्स देन दैट ऑफ प्रोटॉन। तो अगर यहाँ पर हम इसका दूसरा फैक्टर जो है उसको अगर मैं डिस्कस करूं कि यहाँ पर मेरे पास अगर मैस कम होगा, जिसका मैस कम है इसका मतलब है उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ये वाला जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है दैट इज दिस वन इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की इसके मुकाबले में, तो इलेक्ट्रॉन का मैस चूंकि लाइटर है, लाइटर मैस होने की वजह से इसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का तो जिक्र कर लिया। अब यहाँ पे वो कहता है कि जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। यहाँ पर एक बात आप लोग जो है इसको माइंड में रख लो कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन चार्ज। ये किस पे डिपेंड करेगी डायरेक्शन, वो चार्ज पे डिपेंड करेगी। अगर तो हमारे पास प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है इसकी डायरेक्शन होगी। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगी।
तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो चार्ज पे डिपेंड करती है, लेकिन जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो मास पे डिपेंड करता है। ये बेसिकली आपको बताना चाह रहा था। सेकंड फैक्टर जो है वो हम लोगों ने जो बात की है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन आर रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है कि रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, कि जितना मास ज्यादा होगा उतना ही आप लोगों के पास जो है वो रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। इसको अगर हम देखते हैं तो बेसिकली लार्जर द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। फिजिक्स में बच्चों हम लोगों ने इनर्शिया की एक टर्मिनोलॉजी जो है उसको डिस्कस किया है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन जो है उसके अंदर चेंज को रेजिस्ट करता है। तो यहाँ पर जो ये मूव कर रहा है ये इसको क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज़्यादा आप लोगों के पास इनर्शिया होगा, जितना इनर्शिया ज़्यादा होगा उतना ही रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। अब चूँकि प्रोटॉन जो है इसका मास ज़्यादा है तो इसका रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इसका मास कम है, इसलिए इसका हमारे पास क्या है जी, रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन कम होगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये है सारे का सारा डिटेल लेक्चर, आप लोगों के पास जो टॉपिक नंबर 2 था इसमें ये सारा डिटेल लेक्चर है। इसके बाद टेबल है हमारी बुक के ऊपर बना हुआ 2.2, उसके अंदर उसने क्या किया हुआ है, तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका चार्ज कूलम में भी बताया हुआ है। उसके बाद उसने इसका चार्ज जो है हमारे पास रिलेटिव चार्ज। अब कूलम चार्ज क्या है? कूलम चार्ज हमारे पास बेसिकली क्वांटिटी ऑफ चार्ज होती है, जबकि जो रिलेटिव चार्ज है, रिलेटिव का मतलब ही क्या है कि हम लोगों ने कंपैरिजन के अंदर चार्ज लेकर आना है। चूंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो इसलिए जो है हमारे पास कंपैरिजन में हम जब लेके आते हैं तो रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड लेकिन दोनों की क्या है, वो सेम है। इसी तरह इसके मैसेज है, 1 किलोग्राम में दिया हुआ है, एक एटॉमिक मैस यूनिट में। तो वो टेबल जो है बच्चों, उस टेबल को अच्छे से आप लोगों ने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेना है। ये आप लोगों का आज का लेक्चर था। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।